आज हम कृषि जगत के एक ऐसे कमाल के तालमेल के बारे में बात करने वाले हैं जो न केवल खेती का तरीका बदल सकता है बल्कि पूरी कृषि प्रणाली को एक नई ऊर्जा दे सकता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM के तहत तिलहन उत्पादन वाले क्लस्टर्स में मधुमक्खी पालन को जोड़ने की। ये कोई शौक या साइड बिजनेस भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉलिड वैज्ञानिक मॉडल है जहां प्रकृति और अर्थशास्त्र मिलकर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़े व्यावसायिक अवसर में बदल जाता है। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 30 से 50%। क्या हम सोच सकते हैं कि बिना कोई अतिरिक्त खाद या केमिकल डाले किसी तिलहन फसल की उपज अचानक से इतनी बढ़ जाए? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। केवल सरसों, सूरजमुखी या मूंगफली की खेतों के पास मधुमक्खियों के छत्ते रखने मात्र से ही ये जादुई उछाल देखने को मिलता है। और इसका सीधा सा कारण है मधुमक्खियों द्वारा किया जाने वाला बेहतरीन प्राकृतिक क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए सीधे आज के एजेंडे पर आते हैं। आज हम इन 5 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, मधुमक्खी और तिलहन का सहजीवन। दूसरा, छत्ते का जीव विज्ञान और उसका संगठन। तीसरा, मधुवाटिका यानी एपियरी की स्थापना और इसके उपकरण। चौथा, क्षेत्र प्रबंधन और इसके खतरे। और पांचवा, इसका अर्थशास्त्र और मूल्यवर्धित उत्पाद। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मधुमक्खी और तिलहन का सहजीवन यानी सिम्बायोसिस। अगर देखा जाए तो ये एक मैक्रो लेवल का जादू है। एक तरफ मधुमक्खियां हैं जिन्हें अपने छत्ते के लिए भारी मात्रा में मकरंद और पराग चाहिए, और दूसरी तरफ तिलहन की फसलें हैं जिन्हें अच्छी पैदावार के लिए क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत है। दोनों को मिला दीजिए और दोनों का फायदा। ये जो NBHM का 7 दिन का सिलेबस आप देख रहे हैं ना, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये खेतों में जाकर किसानों की आय बढ़ाने का एक पक्का रोड मैप है, जो बुनियादी बातों से शुरू होकर सीधे इस बात पर आता है कि कैसे मधुमक्खियां कृषि का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। अब सही मधुमक्खी चुनना भी अपने आप में एक साइंस है। हमारे पास एक तरफ एपिस सेराना है जो हमारी देसी मधुमक्खी है। ये काफ़ी शांत होती है, लेकिन साल भर में बस 10 से 15 किलो शहद ही देती है। वहीं दूसरी तरफ है एपिस मेलिफेरा जो यूरोपीय नस्ल की है और कमर्शियल रूप से पावर हाउस है। ये हर साल 35 से 50 किलो तक शहद दे सकती है। लेकिन एपिस सेराना के बारे में एक बड़ा हैरान करने वाला तथ्य है। जब कोई खतरनाक ततैला इनके छत्ते पर हमला करता है तो ये देसी मधुमक्खियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और अपने पंखों की मांसपेशियों से 46 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा करके उस ततैये को लिटरली भून डालती हैं। इसे हीट बॉलिंग कहते हैं। प्रकृति सच में कमाल है ना? बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, छत्ते का जीव विज्ञान और उसका संगठन। खेतों से निकलकर अब जरा छत्ते के अंदर यानी माइक्रो लेवल पर चलते हैं। एक मधुमक्खी का छत्ता कोई साधारण झुंड नहीं है। ये एक बेहद अनुशासित सुपर ऑर्गेनिज्म है। इनकी लाइफ साइकिल एकदम घड़ी की सुइयों की तरह सटीक चलती है, जो 4 सख्त चरणों से होकर गुजरती है। अंडे से शुरू होकर ये लार्वा में बदलता है, फिर आती है प्यूपा अवस्था जहां वो एक खोल के अंदर विकसित होता है, और आखिर में एक पूरी तरह से विकसित वयस्क मधुमक्खी बाहर आती है। और सबसे दिलचस्प बात, इस समाज में हर किसी का काम जन्म से ही फिक्स होता है। छत्ते में 3 वर्ग होते हैं। सबसे ऊपर है रानी मधुमक्खी, जिसका एकमात्र काम अंडे देना है, दिन में 1500 से 2000 अंडे तक। वो फेरोमोन रसायन से पूरे छत्ते को कंट्रोल करती है। फिर आती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। ये असल में बांझ मादाएं होती हैं, और यही वो मेन वर्कफोर्स है जो फूलों से रस लाता है, छत्ते बनाता है और बच्चों की देखभाल करता है। और तीसरे होते हैं नर या ड्रोन, जिनका काम सिर्फ रानी के साथ संभोग करना होता है। चलिए अब आती हैं तीसरे भाग पर, मधुवाटिका यानी एपियरी की स्थापना और इसके उपकरण। थ्योरी तो हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड की। तिलहन के खेतों के पास एक सफल अपियरी लगाने के लिए कुछ बेसिक टूल्स का होना मस्ट है। एपिस मेलिफेरा के लिए लैंगस्ट्रोथ बॉक्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियों को शांत रखने के लिए स्मोकर, फ्रेम्स को अलग करने के लिए हाइव टूल, बचाव के लिए घूंघट या व्हील, और सबसे जरूरी बिना मोम को तोड़े शहद निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल हनी एक्सट्रैक्टर की जरूरत होती है। और हाँ, इन बक्सों को कहीं भी ऐसे ही नहीं रख देना है। इसका भी एक पक्का ज्योमेट्रिक रूल है। बक्सों को तिलहन के खेत से 300 से 500 मीटर के दायरे में रखना चाहिए। 2 बक्सों के बीच
6 से 10 फीट का गैप होना ही चाहिए ताकि मधुमक्खियां रास्ता भटककर दूसरे छत्ते में ना चली जाएं, जिसे ड्रिफ्टिंग कहते हैं। और सबसे अहम टिप, छत्ते का दरवाजा हमेशा दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ होना चाहिए ताकि सुबह की पहली धूप सीधी उन पर पड़े। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, फील्ड मैनेजमेंट और इसके खतरे। देखिए, जहां प्रकृति है वहां खतरे भी हैं। इस काम में कई जैविक और रासायनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। थाई सैक ब्रूड वायरस का तो नाम सुना ही होगा। ये इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित लार्वा मरकर एकदम एक नाव या डोंगी के आकार का हो जाता है। इसके अलावा नोजेमा और चॉक ब्रूड जैसी फंगस वाली बीमारियां भी हैं। वैक्स मॉथ नाम का कीट तो छत्ते के मोम को ही खा जाता है, और माइट्स मधुमक्खियों का खून चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं। एक अच्छे बीकीपर को इन्हें तुरंत पहचानना आना चाहिए। बीमारियों से तो बच गए, लेकिन एक और बड़ा खतरा है, इंसान खुद। इसीलिए NBHM सिलेबस के आखिरी कुछ दिन पूरी तरह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और केमिकल्स के सुरक्षित इस्तेमाल पर फोकस करते हैं। सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि खेतों में डाले जाने वाले कीटनाशक हमारी मधुमक्खियों के लिए सीधा जहर हैं। इसलिए ये IPM नियम बहुत सख्त हैं। पहला, मधुमक्खियों के बक्से खेत में तभी लाएं जब कम से कम 5 से 10% फूल आ चुके हों। दूसरा, कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा देर शाम को ही होना चाहिए जब सारी मधुमक्खियां छत्ते में वापस लौट चुकी हों। और अगर कोई बहुत हार्ड केमिकल डाला जा रहा है तो छत्ते की डेट को 24 से 48 घंटे के लिए बंद रखना चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अर्थशास्त्र और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। मतलब असल मुनाफा कहाँ है? अगर हम सिर्फ सादा तरल शहद बेच रहे हैं तो समझ लीजिए हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कमाई के कई शानदार रास्ते हैं। सबसे पहले प्रीमियम शहद, जिसमें नमी 20% से कम होनी चाहिए। फिर आता है मोनोफ्लोरल शहद, जैसे अगर मधुमक्खियां केवल सरसों के खेत में रखी हैं तो उसे खास सरसों के शहद के टैग के साथ महंगे दाम पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा शुद्ध मोम, प्रोटीन से भरा पराग या पोलन और प्रोपोलिस जैसी चीजें बेचकर भी भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। जरा इस गणित को देखिए। 50 बक्सों का एक सेटअप लगाने में बक्से और उपकरण खरीदने का शुरुआती खर्च लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आता है। इसे चलाने का सालाना खर्च 50 से 70 हजार रुपए है। लेकिन रिटर्न देखिए, केवल शहद से ही 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना की आय हो सकती है। और मोम या पराग जैसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से 50 से 80 हजार रुपए अलग से मिल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ 1.5 से 2 साल के भीतर ही पूरी लागत वापस निकल आती है और उसके बाद सीधा मुनाफा। और अगर ये शुरुआती निवेश भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो ये सुनिए, सरकार NBHM के तहत उपकरणों और सेटअप के लिए 40 से 50% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। खासकर अगर किसान उत्पादक संगठन या FPOs और स्वयं सहायता समूहों के रूप में एक साथ आते हैं तो इस क्लस्टर बेस्ड मॉडल का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो अंत में ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या होता है जब प्रकृति के सबसे बेहतरीन और मेहनती जैविक कार्यबल को एक व्यवस्थित कृषि अर्थशास्त्र के साथ जोड़ दिया जाता है? जवाब बिल्कुल साफ है, सहजीवन से सफलता की ओर एक पक्का कदम। पैदावार भी ज्यादा, प्रोडक्ट भी बेहतर और किसानों के लिए एक शानदार इनकम का सोर्स भी। आज हमने इसी विज्ञान और अर्थशास्त्र के कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश की। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद रहा होगा और इससे इस जादुई तालमेल को लेकर एक नया नजरिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।